हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतवीर सिंह और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं रेडियंस लर्निंग हब के चैनल में, जहां पे हम करवा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज का सेशंस और हम लोग क्वेश्चंस डाल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, जिसमें आज हम लोग लेके आए हैं टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपको। ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का जो रोड मैप तय करता है ये आपका पीवाईक्यू सीरीज करता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं क्वेश्चंस की तरफ सीधा मूव करता हूं और मैं करवाता हूं अच्छे क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को भी समझा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है अगर आप क्लास 12 का बोर्ड 2026 में देने वाले हो। तो चलते हैं। सबसे पहले तो है आपका ये पहला वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि करंट सेंसिटिविटी दी हुई है 20% से इंक्रीज कर दी गई। अब सबसे पहले तो आपको करंट सेंसिटिविटी पता होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी कितना होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग, आपको क्या पता होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, करंट सेंसिटिविटी। ठीक, नेक्स्ट, current sensitivity of a galvanometer increases by 20% if the resistance also increases by 25%. the voltage sensitivity, अब voltage sensitivity भी यहां से पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम लोग कैसे करा रहे हैं अभी आपको खुद ही पता चलेगा। अब करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन किस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वो ये था ना, ऐसे 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 ऐसे, ये डिफ्लेक्शन जो कितना एंगल तय कर रहा है, दैट इज डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है अपॉन, अगर करंट सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं तो करंट आई, ठीक है, थीटा अपॉन आई आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया। अब आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है तो फिर से थीटा अपॉन में V, वोल्टेज, कितना वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। तो ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको आई होप क्लियर हो गया। क्या करंट सेंसिटिविटी कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है अपॉन कितना करंट दे रहे हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है कितना आप वोल्टेज दे रहे हो। तो यहां से मैं अगर थोड़ा सा समझू तो V बराबर हमको पता है आई आर के बराबर, तो यहां से हो गया थीटा डिवाइडेड बाई आई और ये हो गया आर। तो यहां से मैं देखो ध्यान से, इस डायग्राम को आपको देखना है ध्यान से, इस चीज को, ये थीटा डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर होता है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा करंट सेंसिटिविटी के बराबर होता है। ये आई सॉरी इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, CS से लिख दिया मैंने, और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी VS। तो यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन हो गया, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब जो फॉर्मूला यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, ये आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपका कि इसने करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ा दिया है, 20% से बढ़ा दिया, और इसको रेजिस्टेंस को इसने 25% से बढ़ा दिया है। तो आप बताओ कि जो नया इंक्रीज आया है वोल्टेज सेंसिटिविटी में वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो समझो इस चीज को कि पहले स्टार्टिंग में वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा कितना था, दैट इज CS डिवाइडेड बाई आर था, सिर्फ इतना था। बाद में कितना हो गया, अब ये CS था 20% बढ़ गया, अगर ये 20% बढ़ गया तो ये 100 में से 20 बढ़ा तो 120 हो गया, दैट मीन्स 1.2 CS के बराबर हो गया। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस पहले R था और ये 25% बढ़ गया तो इसको लिख सकते हैं 1.25 R हो गया। तो अब ये VS इनिशियल हो गया हमारा और ये हमारा VS फाइनल हो गया, और VS फाइनल आपका कितना आ गया मेरे बच्चों, 1.2 CS डिवाइडेड बाई 1.25 R के बराबर आ गया। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हर जगह यूज होगा। मैं अगर चाहूं तो इसको एक लाइन में करा सकता हूं, क्योंकि ये इसका ट्रिक होता है, लेकिन मैं आपको जैसे बेसिक मेथड होता है वैसे करा रहा हूं, क्योंकि अभी क्लास 12 में हो आप, इसलिए आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू और इनटू 100, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। तो यहां से देखो ध्यान से, यहां से अगर अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है यहां से, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पे देख सकते हैं हम लोग,
इस यहां पे देखो, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि करंट सेंसिटिविटी, देखो ध्यान से, तो यहां पे वोल्टेज सेंसिटिविटी, सॉरी यहां पे हमारा क्या था, फाइनल परसेंटेज इंक्रीज हम लोग लिख रहे थे, परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितना हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो आई आपकी 1.2 ऑफ CS डिवाइडेड बाई 1.25 ऑफ R माइनस इनिशियल वैल्यू कितना था, CS डिवाइडेड बाई R, और फिर यहां नीचे इनिशियल वैल्यू लिखना है CS डिवाइडेड बाई R। तो आप देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे वाले में CS डिवाइडेड बाई R सब में कॉमन है, ये मतलब यहां से आप CS डिवाइडेड बाई R कॉमन ले सकते हो, तो CS डिवाइडेड बाई R कॉमन लिया, तो ये बचा 1.2 डिवाइडेड बाई 1.25 माइनस 1 अपॉन में CS डिवाइडेड बाई R, और CS डिवाइडेड बाई R कैंसिल हो गया, और ये बगल में क्या लिखा रहता है यहाँ परसेंट, 100%, और ये 100% आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो यहां से देखो ये 1.2 माइनस हमने लिया 1.25 LCM भी हो गया, तो अपॉन 1.25 एक बार और आ गया इनटू 100%, इसको हमने सॉल्व किया। अब ध्यान से इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.05 माइनस करके देख लो अपॉन 1.25 इंटू 100%, और यहां से डेसिमल हटा 5, ये 25 बार जाएगा, और ये 25 को 4 बार इससे कैंसिल कर सकते हो, 25 4, तो ये है -4%। तो ये आया -4%, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी आई है ये डिक्रीजिंग है, ये 4% से डिक्रीज हो रही है, तो 4% डिक्रीजिंग। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, और हमारा ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भैया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से सुनो। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ सेम है आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर। अच्छा, 2 वायर थे और दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को, एक को स्क्वायर, एक बार स्क्वायर में, चलो एक बार स्क्वायर हम बना लेते हैं स्क्वायर में, और जिसमें स्क्वायर में ऑफ साइड ए, अच्छा स्क्वायर साइड भी दे दिया है, किसका साइड है ए। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, तो आपको वहीं पे डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम एक बार बना लिया और गिवन डेटा आपने नोट कर लिया, फिर आपको ढूंढना है फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया और उसके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई कर ली, फिर आता है स्टेज आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाता है। तो इतने एक स्टेज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक फोबिया नहीं है, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और प्रॉपर मेथड चाहिए, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो सुन इस बात को। अब दूसरा वाला होता है कि वही वायर एक बार सर्कल में भी बना है, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है, चलो मैंने एक सर्कल बना लिया, और ये सर्कल जो मैं इसका रेडियस R बना है, मतलब आपके पास सेम वायर एक पड़ा हुआ था ऐसे, और इस वायर का हमने एक बार यूज कर लिया है स्क्वायर बनाने के लिए, और एक बार हमने बना लिया है रेडियस बनाने के लिए। इफ दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ये N इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है, जहां N क्या है, N आपका है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, I है करंट कितना फ्लो हो रहा है, दूसरा A है एरिया, समझ आया, एरिया। अब ध्यान से सुनो इस चीज को। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दे कैरी द सेम करंट सेम है, नंबर ऑफ कॉइल्स सेम होंगे, करंट सेम है, चेंज क्या हो रहा है, एरिया। और पूछा है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट mm ऑफ स्क्वायर और mm ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल। तो इसका रेशियो पूछा mm ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई mm ऑफ
सर्कल, इसका हमें पूछा है रेशियो। ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट में कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ में आए। ध्यान से सुनो इस चीज को। अब ये जो एरिया है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ए और आर में रिलेशन, दोनों की लेंथ सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका सरकमफेरेंस होगा ये 4a बराबर 2 पाई r के बराबर होगा, और यहां से 2 और 4 कैंसल हुआ, तो आपका a बाई r का जो रेशियो बना है दैट इज पाई बाई 2। और अब हमारा पता लिखना है इसका कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चल गया कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, दोनों का एरिया हम यहां पे लिख लिए। सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 बाई पाई अलग लिख लो, और इसको a अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख लो, और a बाई आर की वैल्यू यहां देखो पाई बाई 2 आपने निकाला है, तो 1 बाई पाई, और यहां पे पाई स्क्वायर, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आगे क्या बना मेरे बच्चों, ये बना 1 बाई पाई, और ये हुआ पाई स्क्वायर बाई 4, और ये पाई से पाई कैंसल हो गया, तो ये आया पाई बाई 4। और आपको क्या ये रेशियो कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है, पाई रेशियो 4, और ये है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कितना आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ये देखो ये सवाल आपके सामने आ गया है, और अच्छा सवाल है। इसको पहले तो बच्चा देख के ही डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? क्योंकि सोचेगा इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इसमें क्या पढ़ूं। आपको डरना नहीं है, एक 2 लाइन का सवाल है, बस केवल चीजें पढ़नी है दिमाग लगा के। 3 इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट वायर्स, देखो यार दिया हुआ है यहाँ पे, ये पेयरिंग ए बी सी आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये देखो डिस्टेंस भी इक्वल बना के रखा हुआ है इन्होंने। From each other shown in the figure, the wire C experiences net force F। अब ये वायर C जो है नेट फोर्स F एक्सपीरियंस करता है। The net force on the wire C when the current in the wire A is reversed। ये बताओ कि जब ये करंट जो है इसको रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तब इस पे कितना फोर्स होगा। बस यही चीज बतानी है, और इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले इस वायर को ड्रॉ करना पड़ेगा तीनों। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे एक, यहां पे और यहां पे। मैंने तीनों वायर्स को ड्रॉ कर लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें करंट मैं रिवर्स कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिवर्स करने के लिए, तो मैं ये 2i को रिवर्स कर देता हूं। i यहां पे ऊपर जा रहा है और यहां पे i ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए भाई साहब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट में यहां पे क्या यूज होगा वो बताता हूं। कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, 2 पैरेलल वायर्स। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब इसके अंदर अगर 2 पैरेलल वायर्स हैं, ये वायर्स हैं, ये लेट्स से ये करंट I1 इसमें जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में तो फोर्स लगता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। और ये क्या लगता है, इस पे 1 पे 2 की वजह से और 2 पे 1 की वजह से लगता है। दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, और इनका जो फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का कह लो, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और 2 इंटू I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ये इनका फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का। इन दोनों ये हमारा कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या होगा जब करंट को हम रिवर्स कर देंगे? तो जब हम करंट को रिवर्स कर देंगे तो जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा, तो दैट मींस कि उनके बीच में रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पहले तो यहां से नो, ये जो ये यहां पे है इस पे एक फोर्स लग रहा है बी की वजह से, और वो किधर लगेगा, इधर की तरफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि F ड्यू टू B। और इस पे एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा, और ये किधर लगेगा, क्योंकि दूर लगना चाहिए इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये F ड्यू टू A। जब हमने रिवर्स कर दिया है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे,
एफ नेट बराबर एफ नेट एट सी जो अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा एफ ड्यू टू ए प्लस एफ ड्यू टू बी। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में ही रहता है, साइन बाद में हम लोग लगा देंगे। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब एफ ए के लिए हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और 2 इंटू एक आई है 2i, तो 2i हो गया, और इंटू एक आई है सिर्फ i, तो ये i हो गया। अपॉन में कितना, अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 2r हो गई। फिर आपको लिखना है क्या कि ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं, तो इस डायरेक्शन वाले को हमें निगेटिव मानना पड़ेगा। तो एफ बी आप लिखो, एफ बी कितना लिखोगे मेरे भाई, एफ बी आप लिखोगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और इंटू 2 इंटू आई, दोनों में आई करंट है, इंटू आई अपॉन में कितना, अपॉन में आपका आ जाएगा आर। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और देखोगे तो ध्यान से दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो उस पे जो नेट फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। इसी तरीके से देखो कितना आसान सवाल था, कितनी आसानी के तरीके से हम लोगों ने कर दिया इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में पूछा गया था, सीबीएसई 2022 में पूछा गया था। ये दो वायर्स हैं, I1 और I1 करंट फ्लो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन रखे हुए हैं। हमें रीजन पता करना है कि कहां पे जो फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो। मेरे भाई अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से आता है, अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से आता है, राइट हैंड पाम रूल, अगर आप किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है राइट हैंड पाम रूल, तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, छोटा सा डायरेक्शन वाला कंसेप्ट अगर आपको पता है चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का देके जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, छोड़ो ऐसे हम लोग वर्टिकल बना लेते हैं। अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमें थंब रखना है अपने इस करंट की डायरेक्शन में, ये हमारा थंब रहेगा, और अपना पाम हमको इधर लेके जाना है। जो पाम की डायरेक्शन होगी बेटा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप देखो यहां से ये पाम आपका अंदर की तरफ जाएगा, और अगर पाम आपका अंदर की तरफ जाएगा मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और ये इनसाइड का सिंबल है, ये भी याद रखना, इनसाइड का सिंबल है। अगर आप इधर चेक करोगे भाई, आपका हम इधर की तरफ अगर आप ऐसे करंट या इस पॉइंट पे चेक करोगे तो पाम इस तरीके से आएगा, और आप चेक करो तो आपका जो पाम है आउटसाइड आ रहा है, तो इसलिए आपका करंट की डायरेक्शन ये आएगा, और ये सिंबल किस चीज का है, आउटसाइड का है। बस इतनी सी नॉलेज आपको है अगर, तो आप कुछ क्वेश्चन फोड़ दोगे, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं बनाता हूं इन दोनों वायर्स को, और दोनों वायर्स के लिए हम लिखते हैं। सबसे पहले तो आप करंट की डायरेक्शन लिख लो, यहां पे करंट की डायरेक्शन ये, यहां पे करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये। अब हर वायर के लिए आप बना लो कि कहां पे डायरेक्शन का होगी। पाम अगर इस पॉइंट पे हम लोग चेक करें और इस पॉइंट पे हम चेक करें, इसकी वजह से, ड्यू टू इसकी वजह से, तो जब थंब आप इस डायरेक्शन में रखोगे, जब नीचे की तरफ चेक करोगे तो आपका पाम जो है अंदर की तरफ रहेगा, और जब ऊपर की तरफ चेक करोगे तो पाम आपका ऊपर की तरफ रहेगा, आउटसाइड रहेगा। ठीक है। अब इसकी वजह से चेक करोगे तो आपका जो पाम है यहां पे, ये इस साइड में अंदर की तरफ रहेगा, और यहां पे आपका बाहर की तरफ रहेगा। ध्यान से आप पाम अपना रख के, थंब अपना रख के चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको अपना थंब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि करंट ये है,
मेरा हो सकता है कि उल्टा दिख रहा हो, अपोजिट दिख रहा हो, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से। तो आप करंट की डायरेक्शन आपकी ये है ऊपर की तरफ, और पाम हमारा पीछे की तरफ, मेरी तरफ है यहां से। तो आपकी जो ये डायरेक्शन, पाम की डायरेक्शन है, ये उधर होगी। जैसे आपको ऐसे उल्टा रखना है यार, तो ऐसे उल्टा रखना है। ये देखो ध्यान से, ये आपने क्या किया, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई और ये आपकी पाम की डायरेक्शन हो गई। तो आपको अंदर की तरफ आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। तो आई होप ये समझ आया होगा। ऐसे ही सेम इधर देखो, इधर की तरफ इसकी वजह से इधर आया, और इसकी वजह से जब हमने क्या किया कि अपना इधर अंगूठा किया, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, इस टाइम पे भी बाहर की तरफ आ रहा है, ये इधर। इसकी वजह से यहां पे देखो ये अंदर की तरफ आएगा, इसकी वजह से यहां देखो ये बाहर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से यहां पे ये अंदर की तरफ आएगा। अब ध्यान से सुनो, इतना हमने डायरेक्शन बना लिया। अब इसमें दो डायरेक्शन है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, ऑप्शन कैंसल। यहां पे भी एक अंदर बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ है, तो ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा। ये देखो, ये अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लेकिन ये अंदर की तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा हो रहा। लेकिन इसने क्या पूछा है, वर्टिकली अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड पूछा होता तब तो ये हमारा आंसर हो जाता, फोर्थ वाला। लेकिन क्या पूछा है, वर्टिकली अपवर्ड पूछा है, बाहर की तरफ। देखो ये बाहर की तरफ ये भी है, बाहर की तरफ ये भी है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 और आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, बहुत आसान सवाल है, अभी हमने इसका कंसेप्ट सीखा था, और ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो रोक के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो रोक के इसको आप ट्राई करो और इसको करके दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। पूछा है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट, एक ने 4 एम्पियर का करंट रखा है, एक ने 10 एम्पियर का करंट रखा है। तो सबसे पहले जैसे तुमने पहली लाइन पढ़ी कि मेरे भाई इस एक करंट ने कितना लाइन रखा है, एक वायर ने 4 एम्पियर का और एक वायर ने 10 एम्पियर का करंट रखा है, और दोनों क्या है, द फोर्स पर यूनिट, हाँ पहले एक ही डायरेक्शन में रखा है। तो ये 4 एम्पियर और ये 10 एम्पियर का करंट हमने रखा हुआ है, ये हमने पहले तुरंत बना लिया। उसके बाद में इनके बीच की डिस्टेंस देखिए 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखा है उनके बीच का डिस्टेंस। द फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इनके बीच में निकालना है। फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, 2 वायर्स के बीच में है, तो ये F डिवाइडेड बाई L जो होता है आपका कितना, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 I2 अपॉन में R स्क्वायर, या R, सॉरी नॉट R स्क्वायर। तो ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻7 होती है, 2 की वैल्यू पता है, I1 4 एम्पियर, I2 10 एम्पियर, और यहां से आप देखो ध्यान से दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10⁻²। यहां से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होके कितना बचा, 10⁻⁵ बचा। यहां से 2.5 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और यहां से 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 32 इंटू 10⁻⁵। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴। आई होप इतनी चीजें आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपके लिए मैं मैथमेटिकल टूल का एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, ये F/L, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको, अच्छा हाँ, ऑप्शन चेक कर लो, कौन से ऑप्शन में है जी, बताओ आप कौन से ऑप्शन में है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो यहां तक की बात हमारी हो गई है एकदम। देखो बेटा, अब ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। एक तो हो सकता है कि आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, पहले लिखा हुआ इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद अमीटर अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, या लो रेजिस्टेंस सीरीज में, या हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में। आपके ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो आप यू शुड नो दैट कि आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर आपका गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से पहले तो अमीटर बनाना सीखो। कैसे अमीटर बनाते हैं,
इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, एक मान ले गैल्वेनोमीटर है तुम्हारा, ये जी ये लगा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल में एक हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका नाम होता है एस, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट, और जो होता है वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस का होता है। और किस में लगाया है, पैरेलल में लगाया है। तो एक हिसाब से तो अगर रट्टा मारोगे तो आंसर तो आ गया हमारा, हमें लो रेजिस्टेंस लगाना है और पैरेलल में लगाना है। अच्छा, पैरेलल में लगाते क्यों है, ये चीज समझने की जरूरत तुमको है। ध्यान से सुनो इस चीज को। क्या है, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक एग्जाम्पल है। जैसे देखो, अगर हमने ये रेजिस्टेंट नहीं लगाया, कम रेजिस्टेंस वाला, तो जो करंट हमारा यहां से आई आ रहा है, ये पूरा का पूरा करंट यहीं पे चला जाएगा। अब क्या होगा, इधर एक आईजी करंट जाएगा, क्योंकि ये जो है आईजी करंट जो है वेरी लो करंट होगा, कम करंट होगा, वेरी लो करंट होगा। क्यों मेरे भाई, क्यों लो करंट होगा, क्योंकि जब आपने यहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस वाली चीज लगाई है, तो मैक्सिमम करंट जो होगा इधर से पास हो चला जाएगा, आई माइनस आई जी, जो मैक्सिमम करंट है वो पास हो जाएगा इधर से। तो बहुत कम करंट पास होगा इधर गैल्वेनोमीटर से। अगर गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पास होगा तो यही तो हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो, लो करंट पास हो। अच्छा, लो करंट क्यों पास हो, क्योंकि जब अगर आपको कहीं बहुत हाई वोल्टेज करंट को चेक करना है कि यहां पे करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो उसका कुछ रेंज होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसमें पतले वायर की कॉइल लगी हुई होती है, और जैसे ही बहुत ज्यादा करंट पास होगा, क्या होगा, वो कॉइल फ्यूज हो जाएगी, वो उड़ जाएगी, वो टूट जाएगी। तो जो हम चाहते क्या है कि हम बस इतना पता चाहते हैं कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज कर दिया, अमीटर में। और अमीटर अब क्या कर रहा है कि जो करंट है ना, वो उसको बाईपास कर दे रहा है, जो मैक्सिमम करंट है उसको बाईपास कर दे रहा है, उसके पैरेलली बाईपास कर दे रहा है। थोड़ा सा करंट जा रहा है जो आईडी है, और उसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब इतना करंट वहां पे चले जा रहा है कि वो जो आपका गैल्वेनोमीटर का जो ये होता है डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो लगा हुआ होता है, ये ऐसे ही ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए, इतना करंट होता है हमारा, ठीक है, कि ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन उसके ऊपर वाला करंट कहां चला देता है, वो बाईपास कर देता है। इसलिए हमेशा यहां पे बहुत कम रेजिस्टेंस वाला, वेरी लो रेजिस्टेंस वाला हम लोग क्या लगाते हैं, संट लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से हमारा करंट इधर से पास होता रहे और हम अपना अमीटर यूज करते रहे। तो 50 सबसे पहले जब बनाया गया था तो अमीटर बनाया गया था, गैल्वेनोमीटर बनाया गया था। बाद में अमीटर की डिस्कवरी हुई। कैसे डिस्कवरी हुई, बस केवल पैरेलल में हमने शंट जोड़ दिया या लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया और हमारी डिस्कवरी यहां से हो गई। तो बहुत ज्यादा इसमें समझने की बहुत ज्यादा बात नहीं थी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है क्या, कि एक हमारा स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L का एंड मास M, इज सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ले देखो, ऐसे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, ये हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, और एक रॉड है ऐसा सस्पेंड किया हुआ है, ये रॉड है, और इस रॉड में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। और क्या है कि इसमें टू रिमूव द टेंशन, अब इसमें करंट भी फ्लो हो रही है। करंट कितना फ्लो हो रही है, ये मान लो ये हमारी करंट फ्लो हो रही है, और पूछा कितना है कि वो करंट फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ताकि जो ये टेंशन लग रहा है इसमें, जो इसमें टेंशन लग रहा है वो कैसा हो जाए, वो रिमूव कर दिया जाए। मतलब उसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इधर एक फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, Fg। ये समझो इस रॉड के लिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, वो कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आएगा I इंटू L इंटू B। अच्छा, जब ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, तभी आपका वहां पे टेंशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे Fg शुड बी इक्वल टू Fm।
ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो mg बराबर आपका कितना आ गया, I इंटू एल इंटू बी। यहां से I की वैल्यू आप निकालो तो mg डिवाइडेड बाई एल इंटू बी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इतने आसान क्वेश्चन को हम लोग ने कर लिया। mg डिवाइडेड बाई ILB, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इतने क्वेश्चन को आप नोट करिए और अच्छे से अपने कॉपी में ले लीजिए और समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।